हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं हम लोग जो तपस्या नोट्स के अंतर्गत एनवायरनमेंट की क्लास को शुरू कर चुके हैं, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं और प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे पसंद भी आ रहे होंगे, बहुत सारे टॉपिक आप उसमें समझ पा रहे होंगे, अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में मजबूत कर पा रहे होंगे। क्योंकि जितनी भी आप प्रिपरेशन के दौरान बुक्स देखते हो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या शंकर आईएएस के नोट्स हो या दृष्टि आईएएस के, बहुत जगह आप पजल्ड हो जाते हो, बहुत जगह आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसकी कंप्लीट आपको सिनॉप्सिस नहीं मिल पाती है। इसीलिए इस क्लास में मैं इन्हीं सारी चीज़ों को समाहित करते हुए आपके साथ लेक्चर को डिस्कस कर रहा हूं। और आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 3। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस, आरओ प्रीलिम्स मेंस और साथ ही साथ यूपीएससी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है। आप इसकी 2 क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, जो फर्स्ट और सेकंड मैंने कराई है। और आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर आप देखोगे कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जो आपके प्री और मेंस से ओरिएंटेड नोट्स हैं, पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसकी क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर दी है। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में क्या टॉपिक पढ़ना है आज हमको, तो हम उस पर चलते हैं डायरेक्ट। इसी तरीके से पूरा हैंड रिटन नोट्स है। बहुत सारे लोगों ने जो है कि डिमांड की थी और उन्होंने इसके तपस्या नोट्स को बाई भी किया था, खरीदा भी था, लेकिन उनको क्लास समझने मतलब नोट समझने में दिक्कत आ रही थी बिना क्लास के। तो इसी प्लेलिस्ट में आप जाओगे, तपस्या नोट्स की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया मैंने, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट किया, और अब आपका एनवायरनमेंट चल रहा है। इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों अपने 2 लेक्चर में पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को समझ लिया था, इकोसिस्टम को समझ लिया था, इकोलॉजी को समझ लिया था। इकोसिस्टम की आम भाषा में कहें तो जब जैविक और अजैविक घटक आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, तो उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन प्रत्येक इकोसिस्टम की जो होती है या इकोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है, उनकी कोई एक प्रोडक्टिविटी भी होती है, जो हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जीपीपी पढ़ते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और एसपी यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सी ऐसी इकोसिस्टम होगी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जहां पर आपको जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया के बाद अधिक मात्रा में प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 0 डिग्री के आसपास के घने जंगलों को देखेंगे, जहां पे तापमान अधिक है, वर्षा अधिक है, तो वहां पे आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप ध्रुवों पर देखेंगे, ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखेंगे, तो जहां पे तापमान बहुत कम है, रेगिस्तान को छोड़ दिया जाए तो तापमान बहुत कम है, जिसकी वजह से वर्षा के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं बन पाती हैं, और वनस्पतियों का जो विकास होता है बहुत सीमित मात्रा में होता है। जब वनस्पतियां ही सीमित मात्रा में होंगी तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो यही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि इकोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके अर्थ क्या होते हैं, उसका प्रकार क्या होते हैं, और उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं। साथ ही साथ उत्पादकता के आधार पे हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों की बात करेंगे कि जहाँ पे औसत से अधिक उत्पादकता मिल सकती है, जहाँ पे औसत उत्पादकता मिल सकती है, और जहाँ पर औसत से कम उत्पादकता मिलेगी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब हम समझेंगे। पहले हरे मतलब जो अर्थ है, मीनिंग्स हैं, उनको समझ लेते हैं। मीनिंग्स में क्या लिख रहा है दोस्तों कि उत्पादक स्तर पे हरे वनस्पतियों द्वारा इकाई क्षेत्र में निश्चित समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ रूपी संचित जैव रासायनिक ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो, अल्टीमेटली आप भोजन के लिए निर्भर रहोगे किस पे, प्लांट पे ही निर्भर रहोगे। अगर कोई मांसाहारी जीव है या कोई मनुष्य है जो केवल मांस खाता है, तो मांस किसी न किसी जानवर का या किसी न किसी व्यक्ति का खाएगा, और वो जानवर कहीं ना कहीं हरी वनस्पतियों पे ही निर्भर होगा। तो मांसाहारी तभी जीवित रहेगा जब शाकाहारी जीवित रहेंगे, और जब शाकाहारी जीवित होंगे इसका मतलब है कि वनस्पतियों का जीवित होना जरूरी है। इट मीन्स कि जो उत्पादक स्तर पे, प्रोडक्शन करने के लेवल पे जो हरे वनस्पतियां हैं, वो एक निश्चित समय में और निश्चित क्षेत्र में अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जितना अधिक से अधिक जैव भार को संचित करेंगे, यानी अपने प्लांट के पास, अपने प्लांट में जितना अधिक से अधिक बायोमास
क्रिएट करेंगे, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, उसे ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे हम लोग खेतों की बात करते हैं ना, गेहूं वगैरह की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, तो आप देखो ना यूपी में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन यूपी के सभी जिलों को अगर हम देख लें तो बागपत में सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी है। कहां पर मैंने बताया, मेरठ के पास एक छोटा जिला है बागपत, जो मेरठ से अलग हुआ था 1997 में। बागपत में प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है, यानी कम क्षेत्रफल में भी अगर आप गेहूं को बोओगे तो आपको 1 क्विंटल गेहूं मिल सकता है, जबकि उतना ही 1 क्विंटल गेहूं निकालने के लिए आपको पूर्वांचल के किसी जिलों में, बुंदेलखंड के किसी जिले में बहुत बड़ी क्षेत्र में खेती करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा। इट मीन्स कि कम जगह में भी आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो ये वनस्पतियों के स्तर पर ही होता है। अब इसी को लेकर आपको 3 लेवल की कैटेगरी देखने को मिलती है। पहली होती है जीपीपी, अर्थात कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अर्थात जिसने सबसे पहले उत्पादन का काम किया वो क्या था, सकल प्राथमिक उत्पादकता, यानी जीपीपी हो गया। अब इसके ऊपर रहने वाले, जो निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव होते हैं, उनके पास जो प्रोडक्टिविटी होती है उन्हें हम कहते हैं एनपीपी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। अब ध्यान से एक बात और समझ लेना कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, अर्थात कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, वो सामान्यतः या तो जीव जंतु हो सकते हैं या मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन वो भोजन का उत्पादन नहीं करते हैं, परंतु भोजन के लिए वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं, और जो भी भोजन वो ग्रहण करते हैं उसके द्वारा जो ऊर्जा अपने पास वो स्टोर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। और ये चीज मैंने इकोनॉमिक्स में भी कई बार आपको समझाई है कि जब भी आप ग्रॉस से नेट की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट या कमी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100% जो है कि प्लांट अपने पास पूरा प्रोडक्शन करके रख रहे हैं, तो नेट वाले के पास हो सकता है 80% ही पहुंचे, या 80 भी नहीं पहुंचेगा तो कितना पहुंच जाएगा, हो सकता है 20% पहुंचे। तो ये जो कमी देखने को मिल रही है 80% की, ये जो कमी देखने को मिल रही है, यही डेप्रिसिएशन होता है, अर्थात ग्रॉस से आप नेट पे जा रहे हो। अब प्राथमिक उपभोक्ता पे निर्भर रहने वाले जो मांसाहारी होते हैं, जो द्वितीय उत्पादकता कहलाती है प्रोडक्टिविटी, उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अभी आगे मैं डिटेल से आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप बस आप बायो जो डायग्राम है इसके माध्यम से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को एनवायरनमेंट के मजबूत करिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके प्रीलिम्स में जब पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो आप मैक्सिमम जगह गलत कर जाते हो। अब इसको निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं, हरे वनस्पतियां और उसके द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि प्रोडक्टिविटी कहां पर होगी। अगर मैं भारत को कंपैरिजन करूं तो बताइए, भारत के पश्चिमी घाट पे जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है, जहां पर सबसे अधिक आपको वनस्पतियां, जंगल, झाड़ी सब मिलते हैं, वहां पर सबसे अधिक भोजन बनेगा, या फिर रेगिस्तान में बनेगा सबसे अधिक, या फिर टुंड्रा वाली जलवायु प्रदेश जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, या वहां बनेगा। तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर बिल्कुल सही बात है कि जो पश्चिमी घाट है आपका, वहीं पर सबसे अधिक भोजन बनेगा, वहीं पर सबसे अधिक प्रोडक्शन होगा। तो डेफिनेटली क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर एक तो तापमान भी अच्छा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छी हो रही है, बारिश की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में, जो पौधों के नए विकास के लिए जरूरी भी है। साथ ही साथ पौधे जब अधिक हैं वहां पे, तो डेफिनेटली वो क्या कर रहे हैं, वहां पे अधिक से अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन बना रहे हैं, जिसको बायोमास एनर्जी कह सकते हो, या फिर केमिकल एनर्जी कह सकते हो, या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, स्टार्च कह सकते हो, मंड कह सकते हो, कुछ भी कह दो, अल्टीमेटली वो उनका भोजन होता है। इसी को निर्धारित करने वाले कारकों में प्लांट हो जाते हैं। अब आ जाओ, उत्पादकता के आधार पे हम बात करेंगे कि कहां की पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ज्यादा है या कम है। अगर हम बात करें औसत उत्पादकता की, हम बात नहीं कर रहे हैं, औसत से अधिक की बात करते हैं कि ऐसे कौन से रीजन होंगे जहां पे औसत से अधिक आपको उत्पादकता देखने को मिल जाएगी। जैसे जंगल हो गया, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, और गहन कृषि प्रदेश। अब देखो ना, जंगल जो भी होता है, जंगल यानी कि वन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वहां पर बहुत सारे जीव जंतु उन जंगलों में रहते हैं। बहुत सारे जीव जंतु शाकाहारी होते हैं जो उन्हीं जंगलों से वनस्पतियों को खाते हैं। बहुत सारे जीव जंतु वहां पे जानवर मांसाहारी भी होते हैं जो इन्हीं शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां पे जंगल है, जहां पे बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हैं, वहां पे सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी होगी। और यही वजह है कि साउथ अमेरिका का जो अमेजन वन पाया जाता है, जो अमेजन वनों का जो जंगल है, उसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि 20% लगभग वहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। इट मीन्स कि वहां पे उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बायोमास एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है।
तो यही हो गया। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को देख लो, बहुत बड़ी मात्रा में आपको शैवाल देखने को मिलेंगे, शैवालों पर निर्भर रहने वाले प्रवाल देखने को मिलेंगे, प्रवालों पर निर्भर रहने वाले नेक्टन समूह देखने को मिलेंगे, जिसमें स्पीसीज आती है मुख्य रूप से, यानी मछली आती है। तो पूरी की पूरी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करती है। साथ ही साथ गहन कृषि प्रदेश, जैसे धान की खेती कर लेना, गेहूं की खेती करना, गन्ने की खेती करना, ये सभी गहन कृषि प्रदेश होते हैं जहां पर भी प्रोडक्टिविटी आपको औसत से अधिक देखने को मिलेगी। अब जरा एक नजर ये भी देखो कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे जहां पे औसत से कम प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से सबसे अधिक कहां पे होगी। ऑप्शन दे देगा मरुस्थल, हिमाच्छादित सतह, बंजर भूमि और जंगल। अब आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि जंगल क्या होगा, बंजर भूमि क्या होगी, हिमाच्छादित सतह क्या होगी। तो जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी प्लांट पे निर्भर करती है, जितना अधिक प्लांट होगा उतनी अधिक उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, और उस पारिस्थितिकी तंत्र के सस्टेन करने का, जीवित रहने का, स्थायित्व प्रदान करने का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्लांट निभाते हैं। अगर हम अपने आसपास की लोकेशन को देखें, अगर हमारे आसपास प्लांट ना हो, कोई पौधे ना हो, कोई पेड़ ना हो, तो शायद हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा। क्योंकि पहली चीज, हमें भोजन नहीं मिलेगा, भोजन के बिना मरेंगे। दूसरा, हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसके बिना भी मर जाएंगे। तो अर्थात हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं प्लांट पर निर्भर करती है। हमारे पूरे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी प्लांट पर निर्भर करती है। और औसत से कम उत्पादकता की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, हिमाच्छादित सतह हो गया और बंजर भूमि हो गया। कहने का मतलब है कि जो मरुस्थल वाले क्षेत्र होते हैं, हिमाच्छादित सतह होते हैं, जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र होते हैं, पिघले हुए यानी कि जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, या फिर बंजर भूमि जहां पे प्लांट या तो बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है, वहां पे जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोडक्टिविटी आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये पूरा इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी या इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी का जो टॉपिक था वो यहाँ पे आपने इन शॉर्ट समझ लिया। अब चलते हम इसकी डिटेल व्याख्या करेंगे। क्या व्याख्या करेंगे हम लोग? व्याख्या ये होगी कि 0 से 90 डिग्री की ओर या मैदानी प्रदेश से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जब भी जाएंगे तो पहली चीज तो टेम्परेचर में आपको कमी देखने को मिलेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने बहुत डिटेल से ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत कि कैसे आप 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हो तो तापमान में कमी आती है, वर्षा में कमी आती है, विविधताओं में कमी आती है, प्रजातियों की विविधता में कमी आती है। बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की थी। और इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो आपको समझ विकसित हुई होगी, जो आपको नॉलेज डेवलप हुई होगी, वो इस एनवायरमेंट के टॉपिक में कोरिलेट आप कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसी वैसी प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश होना, और जब सूर्य के प्रकाश में ही कमी आ रही है तो तापमान में भी कमी आ रही है। इसका मतलब हो गया कि संश्लेषण की जो दर होती है उसमें भी कमी आएगी। और फाइनली जब प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आएगी तो प्राकृतिक वनस्पति की उत्पादकता घटने लगेगी। और जब प्राकृतिक वनस्पति, जिस पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करता है, पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र की भी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? घट गई। इससे क्या समझ में आया कि अगर आप 0 डिग्री से ऊपर की ओर जा रहे हो, 90 डिग्री की ओर, ध्रुवों की ओर जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी, इकोसिस्टम की भी, प्राकृतिक वनस्पति की भी, क्योंकि टेम्परेचर और प्रकाश संश्लेषण का दर कम होता जा रहा है। वहीं अगर आप देखोगे कि औसत से अधिक वर्षा वाले तटीय क्षेत्र से अगर आप कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर जाओगे, जिसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर भी वनस्पति की सघनता कम देखने को मिलेगी, और जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता भी कम हो जाएगी, यानी गिरावट आएगी। तो इनके सीधी बात कहें तो भाई मैदानी क्षेत्रों में जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है, अगर वहां से आप पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हो, पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हो, तो सिंपली वहां पे क्या होता है? वर्षा कम होती जाती है, और जब वर्षा कम होती जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम होती चली जाएगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और इसी के बाद पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता होती है वो या तो औसत से अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में डिवाइड होती है, या फिर औसत से कम उत्पादकता वाले क्षेत्र में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे तो आपने इस चीज को समझ लिया कि किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी कि वहां पे प्रकाश संश्लेषण का दर कितना अधिक है, टेम्परेचर कितना अधिक है, और प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए उपयोगिता कितनी अधिक है। अर्थात 0 डिग्री का क्षेत्र अगर होगा, या 0 डिग्री से आप 90 डिग्री की ओर जा रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। और इसी प्रकार सभी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता एक समान नहीं होती है। क्या कहा जा रहा है कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता एक समान नहीं होती है। एक एवं मौसम में परिवर्तन के कारण किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता वर्ष भर एक समान नहीं होती है। यहाँ पे दो बातें कंपैरिजन की गई। एक तो क्षेत्र आधारित कंपैरिजन किया गया कि भाई सभी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता एक समान नहीं हो सकती।
पश्चिमी घाट की जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो साउथ इंडिया की प्रोडक्टिविटी होगी, वो सामान्यतः आपको मरुस्थलीय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्रों की प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। लेकिन अगर हम केवल पश्चिमी घाट की ही अध्ययन कर लेते हैं साल के 12 महीने में, तो जिस समय वर्षा का समय होता है, जिस समय वर्षा ऋतु का समय होता है, उस समय नए नए पौधे और नए नए वृक्षों की उत्पत्ति होती है, तो उस समय बहुत तेजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब सारे पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, अर्थात पूरे पेड़ को खाली कर देते हैं, तब वहां पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अर्थात मौसम में परिवर्तन के कारण भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम या ज्यादा हो सकती है। अब इसी पे निर्भर करती है आपकी फूड चेन और फूड वेब। क्या होता है दोस्तों फूड चेन? फूड चेन का मतलब होता है जहां पे एक क्रम के माध्यम से आप चलते हो, जैसे उत्पादक स्तर पे पेड़ पौधे हो गए, इस पे निर्भर रहने वाले शाकाहारी समूह हो गए, और इस पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी समूह हो गए। तो ये पूरी एक श्रृंखला हो गई, एक चैन बन गई, फूड चैन। उत्पादक पे निर्भर रहने वाले शाकाहारी, और शाकाहारी पे निर्भर रहने वाले मांसाहारी। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या आती है दोस्तों, कई बार आपसे प्रश्न पूछता है ना कि फूड श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा खाद्य जाल ज्यादा अच्छी मानी जाती है, या फूड चेन की अपेक्षा फूड वेब ज्यादा अच्छा माना जाता है? बिल्कुल माना जाएगा। फूड चेन में दिक्कत क्या है? मान लो कि अगर ये प्लांट है और यहाँ पे अगर ये शाकाहारी जीव समाप्त हो जाते हैं, तो ये मांसाहारी ऑटोमेटिक मर जाएगा, क्योंकि ये प्लांट को तो खाएगा नहीं, ये तो खाएगा शाकाहारी को, लेकिन शाकाहारी इसके पास है ही नहीं जो इसके आगे निर्भर कर रहा था, और इस वजह से मांसाहारी का जीवन खतरे में आ जाएगा। परंतु अगर हम फूड वेब की बात करते हैं, तो फूड वेब में क्या होता है, कुछ इस तरीके से मैंने डायग्राम बना दिया है कि कोई भी किसी को भी खा सकता है, उसके पास उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि मांसाहारी शाकाहारी खाने लगेगा, यानी पेड़ पौधे खाएगा मांसाहार को ही, अर्थात जो मांस वगैरह कोई, लेकिन उसके पास उपलब्धता बहुत होगी, वो किसी एक चैन के साथ बंधा हुआ नहीं है, उसके पास बहुत सारी उपलब्धताएं मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे अगर आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखो, आप आसपास देखोगे तो आपकी जो कॉलोनीज है, आपकी जो सोसाइटी है, वहां पे एक या दो दुकान अगर खुली होती है किसी भी चीज की, अगर एक या दो दुकान हो, चाहे वो सलून हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे खाने पीने की दुकान हो, किसी भी चीज की, तो आप जनरली मजबूरन उसी जगह से सामान खरीदते हो, और अगर दूसरी दुकान 10 किलोमीटर दूर है तो यही होता है ना। लेकिन अगर वहां पर अगर कई सारी दुकानें खुल जाएं, लगभग 10-12 लोग अलग अलग दुकानें खोल दें, तो आपके पास अवेलेबिलिटी अर्थात उपलब्धता ज्यादा हो जाती है। फिर आप किसी एक पे निर्भर नहीं करते हो, जो सस्ते प्राइस में अच्छी क्वालिटी देता है हम उसके ऊपर चले जाते हैं, यानी उससे सामान ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप फूड वेब का निर्माण कर चुके हो। आप जैसे खाद्य श्रृंखला को ही देख लो, पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो दाल चावल रोटी सब्जी गुड़ दही इन सब पे निर्भर करते थे, और अगर किसी कारणवश अगर किसी दिन गाय या भैंस ने या बकरी ने दूध नहीं दिया, तो हो सकता था उनको खाने की चुनौती आ जाती थी कि यार अब हम तो दूध रोटी खाते हैं या दही रोटी खाते हैं, अब हम कैसे खाएं क्योंकि दूध तो दिया नहीं। लेकिन आज की सोसाइटी में क्या, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपके घर पे दूध नहीं आता है गाय का, भैंस का, बकरी का, तो आप ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मधुसूदन हो गया, मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया और कंट्री डिलाइट हो गया, अलग अलग ब्रांड के आप दूध खरीद सकते हो, दही खरीद सकते हो। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है कि आप जंक फूड वाले आइटम्स खा सकते हो, ऑयली आइटम्स खा सकते हो, ड्राई फूड्स आइटम खा सकते हो। तो वैरायटीज बहुत सारी हैं, तो आपका जीवन खतरे में नहीं है। इसी को कहते हैं फूड वेब। तो फूड जो चेन होती है उससे ज्यादा बेहतर फूड वेब को माना जाता है। अब यहाँ पे जरा हम डिटेल समझ लेते हैं इसकी। यहाँ पर यही मैंने लिखा है कि जैव विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी, अल्टीमेटली हमें एनवायरनमेंट में इसी चीज को बार बार डिस्कस करना है। ये डिपेंड करेगा कि खाद्य श्रृंखला की अगर जटिलता ज्यादा होगी, भाई अगर आपकी फूड ज्यादा जटिल होगी, यानी खाद्य जाल ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा जटिल होगा, उतनी ही जैव विविधता ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा टिकाऊ होगी। कैसे? क्योंकि खाद्य श्रृंखला में देखो, एक तो अपघटक सम्मिलित नहीं है पहली चीज, और खाद्य श्रृंखला जटिल होने पर खाद्य जाल में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता औसत से अधिक हो जाती है और अस्तित्व बनाए रखना आसान हो जाता है विभिन्न प्रजातियों के द्वारा। मैंने बता दिया ना, आपको एग्जाम्पल दिया कि आपके आसपास के मोहल्ले में अगर 2 दुकानें हैं, तो अगर किसी दुकानदार ने कहा कि भैया सामान आज नहीं 2 दिन बाद आएगा, तो आप उसी पे निर्भर रह गए और 2 दिन तक आप उस सामान के बिना अपने काम को चला रहे हो। लेकिन अगर बहुत सारी दुकानें खुल गई हो, तो एक ने मना कर दिया दूसरे के पास होगा, दूसरे ने मना कर दिया तीसरे के पास होगा, यानी संभावनाएं आपकी ज्यादा हो गई और विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखना आसान हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता औसत से अधिक करनी है तो आपको खाद्य श्रृंखला में जटिलताएं लानी पड़ेंगी, अर्थात खाद्य जाल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं, यदि मानव समुदाय शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देंगे तो कृषि क्षेत्र में विभिन्न उत्पादन जैसे फसल, फल, सब्जियों आदि पर जैव विविधता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझना। लेकिन वहीं शाकाहारियों की संख्या अगर अधिक हो गई नेचुरल इकोसिस्टम में तो वनस्पति की सघनता कम होगी और जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? मान लेते हैं कि अगर मानव समुदाय शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दे रहा है, केवल ऐसा नहीं कि केवल उसी पर निर्भर है, अगर केवल प्राथमिकता दे रहा है शाकाहारी भोजन को तो ठीक है, थोड़ा बहुत मांस वगैरह भी खा रहा है, बाकी प्राथमिकता दे रहा है। इससे वो क्या करेगा, जो भी शाकाहारी भोजन की पद्धतियां हैं, जो भी संसाधन है, उसको नई नई क्वालिटी में डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाएगा, उसका अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जाएगा, नई नई जो है कि जीनोम पद्धति से नए जो है कि बीजों का हाई एल्डिंग जो बीज होते हैं उनका प्रोडक्शन किया जाएगा। परंतु अगर शाकाहारियों की संख्या ज्यादा हो गई, जितनी की वनस्पति डिजर्व नहीं करती थी, वनस्पतियों से ज्यादा अगर हो गई तो जाहिर सी बात है सारे शाकाहारी क्या करेंगे, सारी वनस्पतियों को खा जाएंगे। और जब वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी अर्थात वनस्पतियों की सघनता कम हो जाएगी तो जैव विविधता का ह्रास होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ लो, सीधी बात भाई, अगर आपके घर में 10 पेड़ हैं आम के और आपके घर में 4 लोग हैं तो हो सकता है 10 पेड़ आम के जो है वो आपके 4 लोगों की जरूरतों को पूरा कर दे रहे होंगे। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट आपकी फैमिली में 50 लोग हो गए और पेड़ केवल बचे 2, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग तो आम तोड़ के खा लेंगे, बाकी लोग पत्तियां उठा के जो गाय भैंस को डाल देंगे, बाकी जो लकड़ी काट के लोग खाना बना लेंगे। पूरी तरीके से क्या हो गया, प्लांट खत्म हो गए। कैसे खत्म होगी वनस्पति? क्योंकि शाकाहारियों की संख्या बढ़ गई और प्लांट की संख्या कम पड़ गई और इस वजह से जैव विविधता घटने लगेगी। क्योंकि पौधे ही समाप्त हो जाएंगे तो हमारी जैव विविधता में ह्रास भी देखने को मिलता है, यानी पतन देखने को मिलता है। तो समझ में आई कुछ बात आपके? अगर आई हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसका चित्रीय प्रदर्शन करना, अर्थात इकोलॉजिकल पिरामिड, जो पिरामिड बनते हैं, हालांकि इसको एल्टियन पिरामिड भी कहते हैं क्योंकि ये एक वैज्ञानिक थे एल्टियन जिन्होंने इसकी पूरी डिटेलिंग से व्याख्या की थी, तो इसीलिए इसको एल्टियन पिरामिड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम पिरामिड की बात करें दोस्तों आपसे, तो पिरामिड कैसा होता है देखा ही होगा आप लोगों ने, चाहे तो गूगल कर लो चाहे ऐसे, इस तरीके से पिरामिड होता है। इसको हम सीधा पिरामिड कहते हैं। जैसे अगर मैं इसको ठीक से बना दूं, देखता हूं बन पाता है कि नहीं, इसे हम कहते हैं सीधा पिरामिड। और अगर जस्ट इसके अपोजिट हो जाए कुछ इस तरीके से तो इसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड। ठीक है, तो अब यहां पे हम बात करेंगे पिरामिड की। तो देखिए 3 प्रकार के इन्होंने पिरामिड बताए। एक तो इन्होंने बता दिया एनर्जी के लेवल पे पिरामिड होता है, ऊर्जा के लेवल पे जो ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह होता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि भाई बायोमास के आधार पे भी पिरामिड बनता है और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि संख्या पिरामिड भी बनता है। कैसा बनता है? संख्या पिरामिड भी बनता है। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके ऊर्जा पिरामिड को लेकर। ऊर्जा पिरामिड को लेकर अगर हम डिस्कस करते हैं तो सामान्यतः इसका जो पिरामिड होता है दोस्तों वो आपका सीधा पिरामिड बनता है और यही प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि ऊर्जा पिरामिड का मतलब क्या हो गया, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको देखोगे तो जिसका बेस आपका चौड़ा होना चाहिए, जिसका बेस होने का चौड़े का मतलब हो गया जहां पे सबसे ज्यादा चीजें जो है कि क्या करेंगे, स्थित होंगी इस तरीके से, और ये इसका बेस चौड़ा है। फिर धीरे धीरे ये बेस कम होता जा रहा है, जैसे मंदिर के शिखर ऐसे तो होते हैं, छोटे छोटे बेस कम होते जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा इस पिरामिड के अंतर्गत, जो सबसे नीचे देखने को मिलेगा वो होगा आपका नंबर 1, फिर ऊपर जाओगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी ये बढ़ने पर कह रहा है ऊपर की ओर बढ़ोगे तो तभी तो सीधा पिरामिड बनेगा। नंबर 1 पे आप देखोगे उत्पादक, अर्थात वनस्पतियां सबसे अधिक हैं। अगर उनसे अधिक शाकाहारियों की संख्या हो गई तो वही बात हो जाएगी कि पिरामिड की स्थिति बनेगी भी नहीं और साथ ही साथ आपकी जैव विविधता का भी ह्रास होने लगेगा, यानी पतन होने लगेगा। इसीलिए सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो किसके पास होती है? उत्पादक के पास। और इसी को तो हम जीपीपी बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, अर्थात 1000 जूल इसके पास होता है। लेकिन इसके ऊपर निर्भर रहने वाले जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं यानी शाकाहारी, जिनको हम लोग बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। तो इनके पास क्या होता है? 10% का नियम लगा लो, ठीक है, 10% का नियम होता है ये। जैसे जैसे अगले पोषण स्तर तक बढ़ता जाता है ये, वैसे वैसे एनर्जी डाउन होती जाती है। भाई 1000 जूल का 10% 100 बचा, फिर इसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होता है
ये 100 का 10% लेगा 10 जूल, और इसके ऊपर जो उच्च उत्पादक होता है जिसको हम लोग सर्वाहारी भी बोल देते हैं, इसके ऊपर निर्भर रहने वाला ये 1 जूल। तो धीरे धीरे आप देखोगे ऊपर जो है कि एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है, ऊर्जा का मान कम होता जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे ये गुंबद बनती जा रही है तिकोने टाइप में, और नीचे इसका बेस चौड़ा था, इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज सीधा बन जाता है। लेकिन वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जैव भार का पिरामिड उल्टा बनता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि जैव भार का मतलब हो गया कि आपके अंतर्गत कितना जैव भार संचित है। जैव भार का मतलब कितनी आपके वेट है, आपका वजन है, आपकी क्वांटिटी है, ये चीज की बात करेंगे हम यहाँ पे, एनर्जी की बात नहीं करेंगे, कितनी क्वांटिटी है। तो इस मामले में अगर आप देखोगे तो समुद्र में, अगर आप देखोगे समुद्र में, ठीक है, तो पादप प्लवक क्या हो गया, शैवाल हो गए। शैवालों से अधिक होते हैं क्या, जंतु प्रवाल, यानी कि शैवाल से अधिक कौन होते हैं, प्रवाल, क्योंकि उनके पास ज्यादा बायोमास होता है, और प्रवाल जो है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रवालों के ऊपर निर्भर होती हैं छोटी मछलियां, लेकिन बायोमास के रूप में देखें, वजन के रूप में देखें, वेट के रूप में देखें तो इनका वजन ज्यादा होता है। और इससे भी बड़ी होती है व्हेल मछलियां दोस्तों। व्हेल मछलियां, बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं, जो 100 हाथियों के बराबर जो है कि खाना खा जाती हैं, 10 हाथियों के बराबर, अर्थात उनके पास बायोमास, उनकी बॉडी वेट सबसे ज्यादा है, मसल्स उनके पास ज्यादा है। क्लियर हो गया। तो इट मींस कि समुद्र में अगर आप देखोगे तो बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है, क्योंकि वहां पे जो शैवाल होते हैं ना, उनके पास एनर्जी बहुत होती है, ग्रॉस लेवल पे जो है कि प्राइमरी प्रोडक्टिव बहुत होती है, परंतु उनका टोटल अगर आप वजन करोगे, उनका टोटल बायोमास वेट करोगे ना, तो बहुत कम पाया जाएगा। और उनसे अधिक तो उनके ऊपर निर्भर रहने वाले प्रवालों का होता है, प्रवाल से अधिक जो है कि छोटी मछलियों का होता है, छोटी मछलियों से अधिक जो है कि बड़ी मछलियों का होता है। इट मींस बायोमास जो होता है आपका क्या होता है, उल्टा बनता है बायोमास का पिरामिड। लेकिन अगर आप संख्या पिरामिड की बात करोगे तो संख्या पिरामिड नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि एक वृक्ष हो गया, ठीक है, एक वृक्ष से और भी अधिक वृक्ष हो गए यहाँ पे, और एक से अधिक हो गए, और यहाँ पे मांसाहारी हो गया, कहने का मतलब हो गया कि आपकी संख्या में कभी भी पिरामिड नहीं बनते हैं। एक वृक्ष पे निर्भर रहने वाले भी तो बहुत सारे जीव होते हैं, और उन जीवों के ऊपर जो है कि एक मांसाहारी होता है, कहने का मतलब हो गया संख्या बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन संख्या तो बढ़ी नहीं, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, इसीलिए संख्या का कोई भी पिरामिड नहीं बनता, ना उल्टा बनता है ना ही सीधा बनता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिख रहा है कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता के स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह जो कि स्थानांतरण हो रहा है, इसके समय ऊर्जा की उपलब्धता में कम होने से, यानी कमी होने से ऊर्जा प्रवाह का जो चित्रीय प्रदर्शन है सदैव पिरामिड नुमा होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये, सदैव पिरामिड नुमा होता है। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका चित्रीय प्रदर्शन पिरामिड के नुमा होता है, संख्या का, जैव भार का, या फिर ऊर्जा का। तो आपका उत्तर क्या होता है, ऊर्जा का, क्योंकि इनका जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, और इनमें क्या होता है, जो सबसे नीचे बेस स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे जो प्लांट होते हैं ना, उनके पास सबसे अधिक एनर्जी होती है। उनके पास क्या होता है दोस्तों, उनके पास सबसे अधिक एनर्जी होती है, लेकिन उनके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी का लेवल कम होता चला जाता है। क्या हो जाता है, एनर्जी का लेवल कम होता चला जाता है, तो इसी को कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे कि वहीं पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड नुमा नहीं बनता है, अर्थात इसको हम कहते हैं कि उल्टा पिरामिड बन जाता है। ये क्या बनता है, उल्टा पिरामिड बन जाता है। और वन पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय की संख्या का पिरामिड नुमा बनता ही नहीं है। जो जंगल वगैरह होते हैं, जहां पे एक पेड़ पौधा, एक पेड़ मान लो, उस पेड़ों पे अगर आप देखोगे निर्भर रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। आपको लगेगा सर एक पेड़ पे तो बकरी रह सकती है निर्भर, या हिरन रह सकता है। मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप उस पेड़ की जड़ों में अगर देखोगे तो वहां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है कि छोटे छोटे कीट, फंगस, जैविक घटक, जीवाणु बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिर उनके पेड़ों के ऊपर रहने वाले जो पत्तियां वगैरह होती हैं, फल होते हैं, उन पे निर्भर रहने वाले बहुत छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, वो उनकी संख्या बहुत होती है। और उनके बाद फाइनली एक मांसाहारी आ जाता है जो अकेले उन लोगों को निपटा सकता है खाकर। तो यहाँ पे संख्या में वृद्धि नहीं दिखती, कभी ज्यादा कभी कम दिखती, इसलिए इनका पिरामिड बनता ही नहीं है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि समुद्री, जो कि बायोमास के आधार पर घास भूमि का हो गया, इनका पिरामिड बनता है परंतु उल्टा बन जाता है। क्लियर। तो यहां तक आपने पूरी चीजों को मेरे साथ डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। अभी तक मैंने जो पहली क्लास में आपको बताया था कि हमें पूरी एनवायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें मैंने आपको बेसिक एनवायरमेंट के बारे में समझा दिया कि एनवायरमेंट किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बायोडायवर्सिटी अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको आइडिया लग चुका होगा कि बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं। तो अभी तक हमने जो इकोसिस्टम को समझा, इकोलॉजी को समझा, ये सारी चीजें हमने समझी। अब यहाँ पे हम
पर्यावरणीय भूगोल की बात करेंगे, यानी जो आपका अजैविक घटक है और जैविक घटक, इनके बारे में बात कर ले। पहले देखिए पर्यावरण में क्या होता है, एक तो होता है आपका जैविक घटक और एक होता है अजैविक। तो ये रहा आपका अजैविक घटक और ये रहा आपका जैविक घटक। भाई अजैविक घटक में क्या क्या आता है, क्या आता है बताइए? स्थल मंडल आएगा, वायुमंडल आएगा, जल मंडल आएगा। इन तीनों की स्टडी मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स में करा दी। कैसे? स्थल मंडल की स्टडी हमने जियोमॉर्फोलॉजी में कर ली, किस प्रकार से चट्टान का निर्माण होता है, किस प्रकार से ज्वालामुखी बनता है, किस प्रकार से भूकंप आता है, कैसे आपके पर्वतों का निर्माण हो रहा है, कैसे आपके रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है, कैसे आपकी सुनामी आ रही है, कैसे जो है कि भूकंप आ रहा है। ये सारी कंडीशन मैंने आपको डिस्कस कर दी है। परंतु स्थल खंड का एक महत्वपूर्ण घटक जो मृदा होता है, हम उस मृदा के टॉपिक को यहीं से समझेंगे। कहां से? इन्वायरमेंट में, क्योंकि मृदा पर ही आपकी वनस्पतियों का विकास होता है और मृदा और वनस्पति दोनों एक दूसरे से पूरक होती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इसीलिए इसकी स्टडी हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत करते हैं। वहीं अगर मैं वायुमंडल की बात करूं, जो कि एक अजैविक घटक है, इसको मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी में स्टडी करा दिया कि किस प्रकार से तापमान की बात करेंगे, आर्द्रता की बात करेंगे, वर्षण की बात करेंगे, चक्रवात की बात करेंगे, जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, पवनों की बात करेंगे। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उन क्लासेस को तो आप जरूर जाकर देखिए, तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे। वरना एनवायरनमेंट को क्या है, बहुत सारी किताबें मार्केट में, आप किसी भी किताब को उठाओ और रटना शुरू कर दो। परीक्षावाणी रट सकते हो, घटना चक्र रट सकते हो, ठीक है, दृष्टि की बुक रटो, शंकर आईएएस के नोट्स रटो, कहीं पे भी रट लो। लेकिन जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी ही होगी। हमेशा आपको मेंस की आंसर राइटिंग में भी और प्रीलिम्स में भी दिक्कत होगी, तो इन्हें समझना जरूरी है। वहीं जल मंडल की बात करें तो हमने ओशिनोग्राफी में पढ़ लिया, 3 कैटेगरी पढ़ी थी ओशिनोग्राफी में, कि महासागर का तापमान कैसे होता है, महासागर की लवणता कैसे होती है, महासागर की जलधाराएं कैसे निर्धारित होती है। ये तीनों ही चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन अब हम बात करेंगे अजैविक घटक में, तो भैया हमें केवल मृदा और प्राकृतिक वनस्पतियों को पढ़ना है। आगे हम देखते हैं जैविक घटक में, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन की क्वालिटी होती है, अर्थात प्रजनन करने की क्षमता होती है, सांस लेने यानी रेस्पिरेशन की सिस्टम होता है, सांस लेने की प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ आप देखोगे कि भोजन बनाने की भी ताकत होती है। हालांकि कुछ जीवाणु होते हैं, बाकी सब पादप होते हैं जो भोजन बनाते हैं, आते तो जैविक घटक में, लेकिन जीव जंतु जानवर मनुष्य इन पर निर्भर रहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो जैविक समुदाय होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं कि किस प्रकार से आपके प्लांट का जन्म हुआ। जैसे उसमें पढ़ते हैं ना कि मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी, इन सब के कैटेगरी को पढ़ते हैं, प्लांट कैसे काम करते हैं, उसमें जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ये सारी कैटेगरी पढ़ते हैं। उसी तरीके से हम आपके जैविक घटकों में जीव जंतु को जब पढ़ते हैं, जो निमेटोडा होते हैं, अलग अलग जो होते हैं ना, फिर मानव वगैरह कैसे, होमोसैपियंस वगैरह, तो ये सारी चीजें हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। हालांकि इसका भी नोट्स बना रखा है मैंने, मैं इसकी भी क्लासेस कराऊंगा आपको। मैं आपको अभी बता दूं कि अगर आप इस क्लास को ये मान के चल रहे हो ना कि यूपी पीसीएस में काम आएगी कि नहीं आएगी, आरओ में काम आएगी कि नहीं आएगी, या उस समय तक कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, तो ये आपकी गलती होगी। आपको बस ये मान के चलना है कि हाँ मुझे ये टॉपिक सर के क्लास से पढ़ना है, ये नोट्स मुझे पढ़ने हैं सर के लेक्चर से, ताकि आपको लगातार इनके बारे में नॉलेज मिलती रहे और जब आप एग्जाम देने जाओ तो इन नॉलेज का आप यूज कर पाओ। चाहे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दो, आरओ का प्रीलिम्स दो, मेंस दो, मेंस यूपी पीसीएस का दो, यूपीएससी का दो, किसी का भी तो इनका यूज आप वहां पे कर सकोगे, क्योंकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है वो हो चुकी होती है। तो यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं, लेकिन वनस्पति की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बताया ना कि प्लांट भी तो आता है, लेकिन प्लांट सामान्यतः एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ घटक ज्यादा होता है, तो हम उसकी स्टडी यहीं कर लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की स्टडी करते हैं, जो मिट्टी में पैदा होती है तो हम मिट्टी को भी एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, और प्राकृतिक वनस्पति में इसका वितरण कहाँ पर किस प्रकार से होता है, इनके टाइप्स क्या है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अर्थात विशेषताएं क्या होती है, तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर होगी ये बातें? तो आज की क्लास आपके लिए यहीं पे रहेगी। देखिए क्लास थोड़ी छोटी छोटी बना रहा हूं क्योंकि आपका प्रीलिम्स का भी दौर चल रहा है इस समय। भाई कुछ लोग आरओ के प्रीलिम्स में लगे हुए हैं पूरी ताकत लगा के, कुछ लोग यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में लगे हैं। अब ज्यादा समय बचा नहीं है, मैक्सिमम जो है कि आपके पास 50 डेज बचे हुए हैं, तो बहुत लंबी लंबी अगर आपको क्लासेस दूंगा तो हो सकता है आप पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और फिर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सही हो सकते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते थे, फिर आप उसे छोड़ दोगे और इसकी वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है प्रीलिम्स में भी। तो छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी ताकि आप आराम से इजीली समझ पाओ, और फिर प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल से, और जिसमें ये जो आपको याद आ रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने बताए थे, विषुवतरेखी प्रदेश, मरुस्थल वाला, भूमध्य सागर, ब्रिटिश तुल्य, टुंड्रा, लॉरेंशियल, चाइना, मानसून, सवाना,
और स्टेपी, शंकुधारी। तो ये जो क्लाइमेटिक जोन है ना, इन्हीं के अंतर्गत हम वनस्पतियों की बात करेंगे और इन्हीं वनस्पतियों के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कौन कौन से वृक्ष कहाँ कहाँ पर होते हैं इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे चल के हम इसी चीज को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर इसी की तुलना हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति से करेंगे कि भारत के पश्चिमी घाट पे कहाँ पे क्या मिलता है, पूर्वी घाट पे क्या मिलता है, हिमालय पे क्या मिलते हैं, सदाबहार वन क्या होते हैं, ये सारा डिस्कस हम लोग करेंगे दोस्तों आगे की आने वाली क्लासेस में। तो नोट्स आपके लिए नो डाउट बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगी और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ 8527594636। हालांकि ये नंबर आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप मतलब वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर केवल आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल का कोई जवाब नहीं मिलेगा। वहां पर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, वहां पे सारी डिटेल्स आप ले सकते हो, तपस्या नोट्स की, लक्ष्य भेद नोट्स की, परिणाम नोट्स की, और इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कहां तक आपके लिए यूजफुल होंगी, उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के समझा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।